सोल प्रोप्राइटरशिप, लेट अस सी द डेफिनेशन। और सोल प्रोप्राइटरशिप का, जैसे सोल प्रोप्राइटर का डेफिनेशन जाने से पहले हम इसको समझें कि सोल का मतलब क्या होता है। सोल एक सिंगल को कहते हैं, सिंगल पर्सन, सिंगल मालिक, जो कि और कोई दुकान वाला हो सकता है, कोई स्मॉल बिजनेस फर्म हो सकती है, हमारा आपका छोटा सा बिजनेस हो सकता है, जिसमें कि हम अपना प्रॉफिट खुद ही एंजॉय करते हैं। सारे रिस्क तो हम लेते हैं, सारे प्रॉफिट्स भी हम एंजॉय करते हैं, उसकी ओनरशिप हमारी होती है, उसमें जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करना वो भी हमारा है, और उसमें जो भी मैनेजमेंट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, उसके टारगेट को पूरा करने के लिए, ये सारा का सारा उस एक सिंगल इंडिविजुअल पे डिपेंड होता है। तो नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। Sole proprietorship refers to the form of organization where business is managed. Remember, I am going to stress on some of the terms. Managed, owned and controlled by a single individual who bears all the risks and enjoys all the profit. See, whatever the eight terms सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स को क्लियरली डिफाइन भी करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप को मैनेज करने वाला कौन, एक सिंगल पर्सन, उसका मालिक कौन, एक सिंगल पर्सन, कंट्रोल करने वाला कोई एक व्यक्ति होता है, और उस इंडिविजुअल को सारे रिस्क भी बियर करने पड़ते हैं, और उससे होने वाला प्रॉफिट वो ऑफ सोल प्रोप्राइटर। और अब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स की। फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स। एग्ज़ाम में आपको किसी भी टर्म्स में पूछा जा सकता है कि उसका फीचर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप ही है। तो इसके कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम देखेंगे। फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर्स देखते हैं। फीचर्स यानी ये बताएगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो फीचर्स होते हैं उनकी विशेषताएं होती है, जिससे हम ये जान पाएंगे कि इस तरह के बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। जैसे फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप करने में सिंगल इंडिविजुअल को अपने, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए किसी लीगल प्रोसेस में जाना पड़े, वो अपनी मर्जी से इस बिज़नेस को स्टार्ट भी कर सकता है और उसकी इच्छा अनुसार उस बिज़नेस को बंद भी कर सकता है, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगली है लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी लायबिलिटी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने बिजनेस के लिए, सोल प्रोप्राइटर का अपना बिजनेस है, जैसे रिटेलर को ले लीजिए, कोई शॉप ले लीजिए, शॉप किसी भी तरह की शॉप, आपके हमारे सभी के घर के सामने बहुत सारे शॉप्स हैं, तो हम उनको रिलेट करते हैं अपने सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो देखिए, अपने बिजनेस को स्टार्ट करना, उसको बढ़ाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है अपने बिजनेस में कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएं, कस्टमर को बेस्ट सर्विस कैसे दें, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन, उस शॉपकीपर की होती है, ताकि अपने बिजनेस को वो बढ़ा सके। तो वो सोल सिंगली अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के लिए लायबल होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आती है अगली बात, सोल रिस्क बियरर इन प्रॉफिट। सोल प्रोप्राइटरशिप का एक और जो इम्पोर्टेंट फीचर होता है कि वो खुद ही रिस्क को बियर करता है और साथ ही साथ उससे होने वाला भी रिस्क बियर करेगा, तो प्रॉफिट भी एंजॉय कोई और थोड़ी करेगा, वही करेगा। तो वो खुद ही रिस्क बियर करता है और प्रॉफिट होता है तो वो उसको भी एंजॉय करता है। अपने बिजनेस का कंट्रोल, नेक्स्ट इज कंट्रोल। अब इस बिजनेस का मालिक वो खुद है, वो जैसे चाहे अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है, क्योंकि वो अकेले इस बिजनेस को सेटअप किया,
उसको बढ़ाना चाहता है, उसको फैलाना चाहता है, उसको जैसे मर्जी वो अपने बिजनेस पर अधिकार रखता है, तो वो उसको पूरा का पूरा कंट्रोल उसका बिजनेस पे होता है। नो सेपरेट आइडेंटिटी। मेरी शॉप है, सपोज करो मेरी शॉप है राधा श्याम एंटरप्राइज, तो हमारा एंटरप्राइज हमसे जाना जाएगा। यहाँ पर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सेपरेट एंटिटी इनकी अलग नहीं है, ये अपने बिजनेस से ही जाने, इनकी ये दुकान है और ये दुकान इनकी है, इसी से ये रिलेट होते हैं, इसलिए इनकी सेपरेट एंटिटी नहीं होती। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। यहाँ पर आप इसको फीचर्स भी कह सकते हैं और एक इसकी इस खामी को भी कह सकते हैं, डिमेरिट्स में भी इसको शामिल किया जा सकता है कि जब तक सोल प्रोप्राइटर की इच्छा करेगी अपने बिजनेस को चलाएगा, अगर आगे वो बिजनेस को नहीं चाहता चलाना तो वो बिजनेस उसी समय समाप्त हो सकता है, उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं मेरिट्स की। अब मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर्स भी हमने पढ़ा, उसके डेफिनेशन के बारे में जाना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला बिजनेस ओनर है तो उसके मेरिट्स भी होंगे, डेफिनेटली उसके कुछ फ़ायदे ज़रूर होंगे। तो हम उनके मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी यहाँ पर उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए फ्री है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी उसको किसी और का सलाह मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। उसको ऐसा फील होता है कि ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका अपना है और जहाँ पर उसके बारे अपने बिज़नेस की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी, पूरे रिसोर्सेज के बारे में जो नॉलेज है वो सारी की सारी उसके पास रहती है। अगला है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ओनर की खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए सारी इंफॉर्मेशन उसके पास सीक्रेट है। वो बाहर वालों को इसके सीक्रेट के बारे में पता नहीं चलता है क्योंकि अकेले ही वो बिजनेस के सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट्स के बारे में जानता है। नेक्स्ट है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इस तरह के बिजनेस को आसानी से हम स्टार्ट भी कर सकते हैं और ओनर की मर्जी पे डिपेंड करता है कि अगर उसको ज़्यादा लंबा अपना बिजनेस नहीं चलाना है, 5 साल 10 साल के बाद अगर उसको ऐसा फील होता है कि वो अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो अपने बिजनेस को क्लोज भी कर सकता है। उसमें वो उसको किसी की हेल्प या किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट इंसेंटिव्स। इस तरह के बिजनेस से कमाया गया कोई भी प्रॉफिट वो उसका अपना है क्योंकि उसने उसकी अपनी एफर्ट है। जैसा हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा कि वो सारे रिस्क बियरर जब खुद है तो उससे होने वाला प्रॉफिट को भी वही एंजॉय करता है। अब ऐसा नहीं है कि इसकी डिमेरिट्स नहीं है, डिमेरिट्स भी हैं। तो कुछ डिमेरिट्स ऐसे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज। एक सिंगल ओनर के पास कैपिटल लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है, वो अपने ही लिमिट के बराबर का पैसा अपने बिजनेस में लगा सकता है। वो ज़्यादा वर्कर्स को अपने दुकान में नहीं रख सकता, वो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस कंसर्न। जिस बिजनेस का वो मालिक है वो बिजनेस जब तक वो है तब तक चल रहा है। ये डिपेंड करता है कि आगे अगर वो चलाना चाहता है, अपने आगे वाली जनरेशन को पास ऑन करना चाहता है तो वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो नहीं चाहता कि उसे इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना है या अगर उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसको उस बिज़नेस को बंद भी करना पड़ सकता है क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ एनी हायर, अपने किसी भी अगले पीढ़ी में अगर कोई नहीं है तो उसको इस बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है। अगला है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सारी बिजनेस को फॉर्म करने से लेकर के उससे लीगल प्रोसेस को लेकर के उसके लिए रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए ये सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी
उस एक सिंगल ओनर का होता है, इसलिए वो किसी को पास ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक पार्टनरशिप नहीं है बल्कि सोल प्रोप्राइटर है, तो उसको सारी जिम्मेदारी भी खुद ही उठानी पड़ती है। इसके बाद लिमिटेड मैनेजरियल लायबिलिटी, यहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, तो वो उसके पास नॉलेज भी लिमिटेड होगी और उसी लिमिटेड नॉलेज को ही वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करेगा और उससे उसकी अपनी जितनी कैपेबिलिटी होगी उसी के आधार पर अपने बिजनेस को चला सकता है। और अब देखते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस।